बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बारे में बता चुके हैं। उसका प्रूफ भी कराया था आपको और कुछ एग्जांपल्स भी कराई हैं। तो वो वीडियो मैंने भी थोड़ी सी देखी थी। कुछ पॉइंट्स थे बच्चों के ना, उन्होंने क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा चलो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथ ही थोड़ा सा ना, अब मेन जो हमारा टारगेट है आज के लेक्चर का, हमने फंडामेंटल थ्योरम्स को ना अप्लाई करना सीखना है। थोड़ा सा मज़ीद जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि थ्योरम की ना मेन जो है ना एप्लीकेशन है क्या, थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाए, वेरीफाई कैसे किया जाए। ये मेन टारगेट्स हैं आज की वीडियो के। यकीनन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैं इसी वीडियो में दे सकूँ, और एप्लीकेशन पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस के इंटीग्रल्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन हमारा आज का टारगेट है। तो वाइट बोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है, तो हम इसी को कंटिन्यू इसी पे करते हैं। बुक का जो पेज नंबर 216 है, जहाँ से फंडामेंटल थ्योरम का टॉपिक स्टार्ट होता है, और ये यहाँ ऑनवर्ड जो है ना, इसके अंदर एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी इसी में आती है, और साथ जो है हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन है जो कि इसमें यूज़ होती है। फिर लिप्सिस कंटिन्यूटी का कंसेप्ट आता है, मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ होता है, एडिटिविटी थ्योरम यूज़ होता है। तो ये सारे रिजल्ट्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उनको ना अप्लाई करना है। इसलिए वैसे बेसिकली आपको ना पहले जो पिछली जो डेफिनेशंस हैं, रिमान इंटीग्रेबिलिटी क्या थी, किस तरह से हम पिछले रिजल्ट्स करते रह गए, और साथ आगे फर्दर उनकी प्रॉपर्टीज़, कौन से फंक्शन हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन भी कर चुके थे। तो ये जो है ना हमारे पास रिमांड इंटीग्रेशन का ना सबसे अहम सेक्शन है, इस लिहाज से कि अब सब चीज़ों को ना हम कंबाइन करके अपने मेन रिजल्ट की तरफ आ रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम जो है ना किसी भी ब्रांच का जो होता है ना, वो बैकबोन होता है। जब किसी एक थ्योरम है जिसके साथ फंडामेंटल थ्योरम लगा हो, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आ गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहलाता है। ये रिमान इंटीग्रेशन की सेंस में, इसी तरह से न्यूटन की जो है ना इंटीग्रेशन में भी इस तरह का रिजल्ट आ चुका है। तो हम थोड़ा सा अब इसको देखते हैं। फर्दर जो है स्टेटमेंट्स हैं जो आएंगी इसकी, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि थ्योरम कहता क्या है, और इसके बाद एग्जांपल्स पे और रिमार्क्स के ऊपर फोकस करूँगा। प्रूफ मैं नहीं कराऊँगा इसमें, प्रूफ ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट फॉर्म से। ये स्केच में दे रहा हूँ आपको। ये है जी फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको कि इसमें ना प्रूफ किस तरह से किया जाता है, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है। इससे पहले ना एंटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, पहले तो आपको ना एंटी डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। एंटी डेरिवेटिव का जो वर्ड है ना, ये पहले भी मैं आपको ना, जब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था कि जो न्यूटन का जो इंटीग्रेशन का जो टेक्निक थी ना, वो एंटी डेरिवेटिव पे मुनासिर थी। अब एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, इसका डेफिनेशन है फंक्शन एफ फ्रॉम interval AB to R is called anti-derivative of F on AB if
कैपिटल एफ डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ये है डेफिनेशन इसकी। इसको एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि इसकी एग्जांपल अगर देनी पड़ जाए, जैसे कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/2 एक्स स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ से इम्प्लाइज करते हैं एफ का डेरिवेटिव लेते हैं, वो आता है एक्स। तो जो ये एक्स है ना, इसको मैं स्मॉल एफ कह देता हूँ। तो कैपिटल एफ जो है ना, कैपिटल एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। इस केस में ये है ना हमारे पास 1/2 टाइम्स हाफ टाइम्स एक्स स्क्वायर जो है, ये एंटी डेरिवेटिव है इस फंक्शन एक्स का। सिमिलरली और भी बहुत सारी एग्जांपल आप देख सकते हैं। फिर जी हमारे पास इसका स्टेटमेंट है थ्योरम की, ये पेज है हमारे पास 216 7.3.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसे मैं शॉर्टली अगर आप कहें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को FTC लिख देता हूँ। ये फर्स्ट फॉर्म है। इसके अंदर हमारे पास अजम्पशन क्या है, गिवन क्या है, वो कहता है सपोज दैट there is a finite set E is a subset of AB। ये फाइनाइट है, याद रखें। ई फाइनाइट का मतलब है कि हमारे पास ना एलिमेंट्स में पता है कितने हैं इसके, AB के अंदर से नाम देख लेंगे। ये डिपेंड करता है कि हर एग्जांपल के लिए डिफरेंट ही होगा। एंड there are two functions small f and capital F from interval a b to r such that, अब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये कैपिटल एफ जो है ना, जो हम ले रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। इसको शॉर्ट नोटेशन में ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ बिलोंग्स टू सी ऑफ ए बी। ठीक है ना, ये इसी बात की शॉर्ट नोटेशन है ये वाली। फिर बी पे कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव है ना, वो एफ के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हर एक्स के लिए नहीं। उसमें से ना हम कुछ पॉइंट्स ए बी में से कितने निकाल सकते हैं, फाइनाइट पॉइंट्स निकाल देगा। ये जो है ना सेट फाइनाइट है ना, अगर ए बी में से फाइनाइट सेट्स फाइनाइट एलिमेंट्स निकाल के उनका डेरिवेटिव फिर इक्वल आ जाए, और सी कि एफ जो है ना वो रीमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। जो हम डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आता है ना, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लेने के बाद जो आंसर आए वो भी रीमान इंटीग्रेबल हो। अगर ये तीन कंडीशनें अगर सेटिस्फाई हो जाए, तो यहाँ से इम्प्लाइज करता है कि ए टू बी स्मॉल एफ का जो इंटीग्रल होगा ना, वो सिर्फ कैपिटल एफ के एंड पॉइंट के डिफरेंस के बराबर होगा। इस तरह से देखिए ये कितना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है कि अगर ये हो, ये हो, ये हो, फिर जाके ये आंसर आएगा। ये है जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की फर्स्ट फॉर्म। प्रूफ इसका आप कर चुके हैं। इसके अंदर ना एक चीज़ यूज़ हुई है, टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम क्या होता है, टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसकी जो टर्म है ना, वो किसी सीक्वेंस के ना टर्म, कंजेक्टिव टर्म के ना डिफरेंस से बनी हुई हो। ऐसे एक सीक्वेंस है ए एन,
इनके ना कंजेक्टिव टर्म होता है कि एन अगला n+1 या n-1 से n का इनका डिफरेंस ले लें या वाइस वर्सा। तो इस तरह की जो सीरीज है इसको क्या कहते हैं, टेलीस्कोपिक सीरीज कहते हैं। और टेलीस्कोपिक सम, फाइनाइट सम ऐसा होता है कि जब हम उसको अडेप्ट करें ना फाइनाइट तक, ये टेलीस्कोपिक सम की सीरीज के बारे में है। टेलीस्कोपिक सीरीज ये, ठीक है ना। और सम क्या होता है, टेलीस्कोपिक सम ये है कि अगर फाइनाइट सम है I1 to n Tn, तो इसका आंसर हमारे पास लास्ट टर्म वाला आ जाए n-t1, बाकी टर्म्स कट जाए, कैंसल आउट हो जाए। जैसे कि 217 पेज के ऊपर f(b - f(a) को लिखा गया है f(i - f(i-1) के फाइनाइट टेलीस्कोपिक सम की शक्ल में, तो ये बाकी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा f(b - f(a). ये ऐसा सम है। ये भी एक क्वेश्चन बच्चे ने किया था, तो मैंने उसका जवाब इसी में दे दिया कि इस तरह के सम को टेलीस्कोपिक सम कहते हैं। और इस तरह की सीरीज जो कंजेक्टिव सीक्वेंस के टर्म से बनी हुई हो उसको कहते हैं, या उनको ना किसी सम की इस टर्म को किसी सीक्वेंस के टर्म के डिफरेंस में लिखा जा सके, उसको हम टेलीस्कोपिक। और उस सीक्वेंस का डिफरेंस ऐसा होना चाहिए कि उनकी कंजेक्टिव होनी चाहिए टर्म्स। ये नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास n आ रहा है, यहाँ पे n+3 आ रहा है। तो कंजेक्टिव टर्म तो ये होती हैं a1 - a0, a2 - a1, a3 - a2 एंड सो ऑन, इस तरह से हो। तो इस थ्योरम की ना आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, इसमें हर अजम्पशन बड़ी अहम है। सबसे अहम चीज़ है ना आपने नोट करनी है। पहले तो आपने ये देखना है इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है, सिर्फ दो फंक्शन हैं, सिर्फ ना डिफरेंट करने के लिए एक को स्मॉल से डिनोट किया गया, एक को कैपिटल से डिनोट किया गया, दोनों एफ ही हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से लिखा जाए, इसको आप एफ है तो इसे जी भी लिख सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि आपने इसे कैपिटल एफ ही लिखना है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि चलो यार इसको ना आप ना कैपिटल एफ से डिनोट कर दें, स्मॉल एफ से डिनोट कर दें, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो फंक्शन है, एक फंक्शन की ना ये प्रॉपर्टी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो और उसका डेरिवेटिव जो है ना वो दूसरे फंक्शन के इक्वल हो, और दूसरा फंक्शन जो आंसर है ना वो रिमान इंटीग्रेबल हो। तो इसमें बड़ी अहम चीज़ें, बड़े अहम पॉइंट्स हैं नोट करने वाले, कि कैपिटल एफ की कंटिन्यूटी के बारे में कहा गया है, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में श्योर नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है लेकिन हर पॉइंट पे नहीं है, हो सकता है किसी पॉइंट पे ना हो, जैसे कि ई में से निकाल दिए गए। और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर वो एग्जिस्ट भी कर रहा है हर पॉइंट पे और उसका जो आंसर आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यूस हो। जैसे कि एफ कैपिटल हो सकता है कि एफ सी कंटिन्यूस तो है, सी से तो है लेकिन C1 से ना हो। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस है, उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसके डेरिवेटिव का जो आंसर आ रहा है ना रिजल्टेंट, जो कि ये स्मॉल एफ है, हो सकता है ये कंटिन्यूस ना हो। ये अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल अभी आगे आएंगी कि ये जो रिजल्टेंट आंसर है ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो फिर चेक करना होगा कि वो रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो थर्ड कंडीशन है इतनी ऑब्वियस नहीं है चेक करनी। अगर कैपिटल एफ जो है ना वो डिफरेंशिएबल भी हो जाए हर पॉइंट पे, तब भी इसका जो रिजल्टेंट आंसर है वो हो सकता है कि जो फंक्शन का आंसर आ रहा है वो बाउंडेड ही ना हो। हम रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की ना कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये मैं आगे ना भी डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आगे रिमार्क उसने लिखा हुआ है पेज नंबर 217 पे। जैसे प्रूफ खत्म होता है ना एक रिमार्क है, कहता है कि इफ द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी देन बाय थ्योरम 6.12। अब हम जानते हैं कि एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस रहता है, मतलब कैपिटल एफ अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ कैपिटल कंटिन्यूस तो होगा। ये और बात है, ये दूसरी बात है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उसका जो आंसर है ना वो कंटिन्यूस हो। तो ये तीन चीज़ें, एफ की कंटिन्यूटी, एफ की डिफरेंशिएबिलिटी, एफ के डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम तीनों चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएट करें। तो ये माइंड में रखें कि कैपिटल एफ कंटिन्यूस होना चाहिए, ये लाजमी है।
अगर एफ कैपिटल डिफरेंशिएबल होगा तो फिर भी ये दोनों ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। तीसरी जो है ना ये ट्रू नहीं रहेगी जनरल, क्यों? क्योंकि ये चेक करना पड़ेगा कि आंसर जो आ रहा है ना उसका उसका क्या बिहेवियर है, क्या वो हमारे पास कंटिन्यूस है, क्या वो मोनोटोनिक है, क्या वो बाउंडेड है। ये देख, सबसे पहली शर्त तो बाउंडेड की है, क्योंकि हर बाउंडेड फंक्शन है उसके बारे में बताएंगे ना रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। अगर तो फंक्शन अनबाउंडेड है स्मॉल वाला, तो फिर तो हम ऑब्वियसली कह देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये नेसेसरी क्राइटेरिया है कि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होगा तो वो बाउंडेड होगा, अगर बाउंडेड नहीं है तो रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये माइंड में रखना है आपने। अगर वो कहता है कि अगर डिफरेंशिएबल है और किसी पॉइंट पे ना स्मॉल एफ डिफाइन नहीं है, तो उसकी जगह पे ना आप जीरो ले लेंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो ले लेंगे। ठीक है जी। तो उसकी एक एग्जांपल से बताया कि तो उसी नोट पे कहता है कि इवन इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। मैं रिमार्क की पढ़ रहा हूँ, थर्ड लाइन है इसकी बुक के अंदर 217 पेज पे रिमार्क लिखा हुआ है। एक 217 पेज पे एक रिमार्क है। रिमार्क कहता है कि इफ द फंक्शन एफ कैपिटल is differentiable at every point of interval a b, then by theorem एक रेफरेंस दिया था यहाँ से हम जानते हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशियल होता है एफ इज कंटिन्यूस। ये तो ऑब्वियस रिजल्ट है। तो यहाँ से ना हमारी कंडीशन ए सेटिस्फाई हो जाएगी। थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। कंटिन्यूस हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे, हो सकता है वो किसी पॉइंट पे डिफाइन ना हो स्मॉल एफ, तो उसकी जगह पे वो कहता है सी इस पॉइंट पे वो डिफाइन नहीं है ई की वैल्यू पे, कि एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स है ना वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स की फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी एक्सेप्ट सम फाइनाइट सेट ई। अब जिस पे वो डिफाइन नहीं है तो उसकी जगह वो कहता है कि सी के पॉइंट्स के लिए ना वो जीरो डिफाइन करवा दे और सी बिलोंग्स टू ई। ठीक है ना, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू, उसके लिए हम ये कंडीशन ले लेंगे। ये रिमार्क में एम पॉइंट है कि जिस पे एफ डिफाइन नहीं होगा ना स्मॉल एफ, उसकी जगह पे जीरो ले लेंगे, आगे एग्जाम्पल में बताया जाएगा। दूसरा ये रिमार्क का पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा इसी रिमार्क का दूसरा हिस्सा एक और है। वो कहता है कि इवन इफ कैपिटल एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ऑब्वियसली एफ डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा हर एक्स के लिए, लेकिन फिर कंडीशन सी जो है ना वो कहता है ट्रू नहीं है। इसके लिए एग्जांपल वो कहता है कि सी जो है ना, कंडीशन सी जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का जो सी पोर्शन है ना, वो जरूरी नहीं कि इसी एफ कैपिटल एफ की ना डिफरेंशिएबिलिटी से इम्प्लाइज हो जाए। वो डायरेक्ट इम्प्लीकेशन नहीं है, उसको अलग चेक करना पड़ेगा, लाजमी है। क्योंकि जो है ना 7.3.2 ई जो एग्जांपल है ना, इसमें ना कैपिटल एफ का जो डेरिवेटिव आता है ना एफ, ये अनबाउंडेड हो जाता है। जब अनबाउंडेड हो, देखेंगे क्यों अनबाउंडेड होता है। जब फंक्शन स्मॉल एफ अनबाउंडेड है, इसका मतलब है कि सी जो है ना ये ट्रू नहीं रहेगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के सी जो है ना इम्प्लीकेशन सॉरी असम्पशन, सी में कहता है कि एफ बिलोंग स्मॉल एफ जो है ना वो रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये तो रिमान इंटीग्रेबल फिर नहीं रहता क्योंकि बाउंडेड नहीं है। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ सी जो रिमार्क में मैंने एक्सप्लेन की है। अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। ये मैं इसलिए मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि बाद में आप इसकी रिलेटेड एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर सकें। अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जो मेरे एग्जांपल मैंने शुरू में ली थी ना, इसीलिए ली था कि समझाने के लिए, अगर कैपिटल एफ ये हो तो एफ इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा स्मॉल एक्स। कैपिटल एफ हमारे पास पोलिनोमियल टाइप फंक्शन है और ये हमारे पास ऑब्वियसली कंटिन्यूस है। ये आपके पास कंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। कंटिन्यूटी तो सिंपल सी है, क्यों?
ये हमारे पास पैराबोला बन रही है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। हर पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, उसका डेरिवेटिव आप चेक कर लेंगे एक्स आता है, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना, ये भी कंटिन्यूस है। और साथ साथ ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की ना एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन समझ लें, एग्जांपल समझ लें, न्यूमेरिकल। अच्छा, यहाँ पे हमारे इसकी इसकी कंटिन्यूटी से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का ये पार्ट मुकम्मल हुआ, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूटी चाहिए। डेरिवेटिव लिया और रिजल्टेंट जो फंक्शन आया ना, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होने और इसका डेरिवेटिव जो है ना हर एक्स के लिए, इसका मतलब इसके केस में ना वो ई आ रहा है 0, एम टी आ रहा है, सॉरी। और सी पार्ट, अब ये फंक्शन स्मॉल एफ जो है ना वो एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, तो ये फंक्शन क्योंकि कंटिन्यूस है ऑन इंटरवल ए बी। इस केस में जो एक्स बिलोंग कर रहा है ना, वो मैं बताना भूल गया हूँ, वो ए बी क्लोज इंटरवल से है, ठीक है, क्योंकि ये याद रखें हमने शुरू से ही अपने इंटरवल क्लोज लेके चल रहे थे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए बी है और कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन का अगर कोई हो तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है, ये हम पहले कर चुके हैं रिजल्ट, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये पहली कंडीशन भी और दूसरी भी तीसरी भी ये सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से आंसर क्या आया, ए टू बी स्मॉल एक्स का एफ ऑफ बी, एफ कैपिटल ये है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी क्या है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, वहाँ बी 1/2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स ए स्क्वायर। तो यही तो हम करते रहते थे पहले, या शॉर्टली से 1/2 कॉमन लेना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल जो न्यूटन की इंटीग्रेशन में मैं अगर आपको कहता कि इसको इंटीग्रेट करें तो आप यही आंसर निकालते, लेकिन उसके पीछे ना रीजन नहीं पता थी कि हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे हमें एंटी डेरिवेटिव का प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पता था। तो ये कैपिटल एफ एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ का, तो वो सारी असम्पशन भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ए पार्ट था हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ए मिक्स हो गया, ये ए एग्जांपल के लिए और ये स्मॉल ए जो है ना ये फंडामेंटल थ्योरम की पहली कंडीशन के लिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, 7.3.2 बी पार्ट। जी ऑफ एक्स लेते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए बी पे, वो ए बी लिए जिसके ऊपर ना जिस पे हमारे पास क्या है जी, टेन इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब जी का डेरिवेटिव, अच्छा ये टेन इनवर्स कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस है ना, ये कैपिटल जी से डिनोट किया गया। मैं इसलिए मैंने कहा था कि पहले वाली जो हम कोई शर्त नहीं है कि हम हर वक्त एंटी डेरिवेटिव को ना मैं कैपिटल एफ से डिनोट करूँ, मुझे कोई भी हो सकता है, जी एच आई जे के जो मर्जी ले लें, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उसकी ना सेंस पता होनी चाहिए कि किस सेंस के किस कॉन्टेक्स्ट के तहत हम ले रहे हैं। कैपिटल जी लिया, इसका डेरिवेटिव आप इजीली कैलकुलेट करते हैं, कई दफ़ा क्या करके हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि आता है हमारे पास 1/x² + 1 x बिलोंग्स टू ए बी ए। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, एंटी डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस फंक्शन है 1/x² + 1। ऑब्वियसली हमारे पास ये देखना पड़ेगा कि इसमें ना जीरो शामिल ना हो, और जीरो शामिल हो भी जाए कोई इशू नहीं बनता, जो मर्जी हो, ये हर हर ए बी के रियल नंबर के लिए डिफाइन है 1/x² + 1, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं, कभी नेगेटिव 1 नहीं आएगा, और यहाँ +1 है, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन ना इसकी जो डोमेन है वो पूरी की पूरी रियल लाइन है। अगर ये जीरो हो जाए, जीरो ये जीरो पे जीरो आएगा तो ये आंसर 1 आ जाएगा पूरा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव 1 होता तो जाके जीरो, जीरो तो जीरो होता तो इन्फिनिटी जाता। इसका मतलब है कि हर एक्स के लिए वेल डिफाइन है, टेन इनवर्स एक्स के भी आप आ गई हमारे पास। अच्छा, हमारे पास ये फंक्शन टेन इनवर्स एक्स ये भी कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव लिया जी का, ये आंसर आया। ये फंक्शन जो है ये स्मॉल एफ के लिए काम कर रहा है, दिस इज स्मॉल जी कह ले से, ये कैपिटल जी है,
कैपिटल हम एंटी डेरिवेटिव के लिए यूज़ कर रहे हैं, स्मॉल यूज़ कर रहे हैं फंक्शन ओरिजिनल जो फंक्शन है। और इस केस में हमारे पास ई जो है ना हम एम्प्टी सेट ले लेते हैं, क्योंकि इसमें से ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं है हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है जिसके ऊपर जिसे हम निकालें, रिमान इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ हो जाएगी। ये जो है ना ई निकालने का मकसद ये है कि कुछ अगले एग्जांपल में ना आपको पता लग जाएगा कि ई के क्या किरदार है। अभी इन दोनों एग्जांपल्स में ना कोई ई एम्प्टी है, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट एक्स ऐसा मिल नहीं रहा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो अनबाउंडेड जिस पे हो रहा हो, कोई इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा। अच्छा, जी कंटिन्यूस है, जी का डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि ये रिमान इंटीग्रेबल भी है। ठीक है जी, हर कंडीशन फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल भी होता है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है? वो कहता है कि इसका जो इंटीग्रल है ना ए टू बी, अब 1/x स्क्वायर प्लस 1 आपको इंटीग्रेशन इसकी करनी थी। तो इसके पीछे अगर आप सोचें कि यार ये किसका डेरिवेटिव है, वो है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई किया, आंसर आ गया डायरेक्ट ही। 7.3.2 सी भी चलते हैं जी। उसमें ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो कहता है कि ए ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि मॉड ऑफ एक्स है। इसका ग्राफ भी आप जानते हैं। ठीक है जी, ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। ए का डेरिवेटिव ना ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता हर एक्स के लिए। इसको अगर आप ऐसे लिखें, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, ये ए ऑफ एक्स है। तो ए डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, इसमें ना एक्स को ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंटरवल, क्योंकि -10 टू 10 लेना है। ठीक हो गया पूरी, क्योंकि हमें तो एक इंटरवल पे बात करनी है ना, जो कि -10 से लेके 10 तक है। यहाँ भी वही x बिलोंग्स टू -10 टू 10। तो डेरिवेटिव दो हिस्सों में ले रहे हैं। जब 1 आएगा आंसर, जब हमारे पास होगा x बिलोंग्स टू 0 ओपन टू 10 क्लोज, और इसका आंसर आएगा -1 जब x बिलोंग करेगा -10 टू 0 ओपन। 0 पे तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि एज है, ये हम जानते हैं। इस फंक्शन इज डिफरेंट, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है सिर्फ एक पॉइंट पे, बाकी सब पॉइंट्स पे है। अक्सर आप कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक फंक्शन की एग्जाम्पल थे जो डिफरेंशिएबल ना हो। डिफरेंशिएबिलिटी क्योंकि हमारे पास ग्लोबल प्रॉपर्टी है, तो हम लोकली देखते हैं कि एक एक पॉइंट पे, अगर एक पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल नहीं तो ओवरऑल कह देते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इसके बाकी पॉइंट्स में तो डिफरेंशिएबल है। अब इशू क्या आ रहा है यहाँ पे? इशू आ रहा है 0 पे। अब 0 पे फंक्शन डिफाइन है, तो रिमार्क में मैंने कहा था जब फंक्शन डिफाइन, फंक्शन स्मॉल एफ जो है ना, ये वाला स्मॉल एफ राइट साइड वाला डेरिवेटिव वाला, अगर वो डिफाइन नहीं होगा तो इधर हम 0 लिख देंगे, x इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा स्मॉल ए ऑफ x। वैसे डेरिवेटिव, अच्छा इसको ना, तो इसमें से अगर ये पॉइंट निकाल दें, ये वाला पॉइंट 0, तो ए डेरिवेटिव ऑफ x जो है ना वो इक्वल आ रहा है 1 - 1 x बिलोंग्स टू 0 टू 10 और x बिलोंग्स टू -10 टू 0। तो इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ, हमारे पास ये जो यहाँ से अप्लाई होता है कि a ऑफ x डेरिवेटिव इक्वल है सिग्नम फंक्शन के साइन ऑफ x के। साइन x फंक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है 4.1.10b, 4.1.10b में जब आप जाएंगे ना तो आपको ये मिल जाएगी इसकी डेफिनेशन, और वो ये डेफिनेशन है, ये एक्चुअली ना साइन फंक्शन है। सिग्नम भी कहते हैं, साइन भी कहते हैं, दोनों वर्ड यूज होते हैं। शॉर्टली उसे साइन कहते हैं, वैसे पूरा नाम इसका सिग्नम है। तो सिग्नम फंक्शन की ना ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें, सिग्नम फंक्शन कैसा है जी हमारे पास, ये है फंक्शन सिग्नम। इसे अगर थोड़ा सा, ये 1 है, ये है जी -1, ये 0 है। ठीक हो गया। ये ब्लू वाला जो है ना, ये पोर्शन ये है सिग्नम ऑफ एक्स।
और ये अगर आप देखें और करें, इस पे डिफाइन नहीं है, इधर खाली है जहाँ एक्स इक्वल टू 0 पे 0 लेता है और एक पॉइंट लेता है, बाकी ये स्टेप बन गए, इट इज ए स्टेप फंक्शन। और अब हम जानते हैं कि ये स्टेप फंक्शन जो भी होते हैं ना, ये रिमान इंटीग्रेबल होते हैं। ये साइन ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स इज ए रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ -10 to 10। A derivative is equal to signum of x except one point for all x belongs to -10 to 10 except this is 0। ए डेरिवेटिव है ना, इसके ए डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता ना, ये काट दें बस। ए डेरिवेटिव एक्चुअली 1 आता है या -1 आता है 0 निकालने के बाद। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये हमारे पास पहली कंडीशन है, दिस इज वन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की एक कंडीशन है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है फाइनाइट पॉइंट्स निकालने के बावजूद। सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम कर रहा था, वो 0 पे था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन स्टेप फंक्शन है, तो वो कंडीशन, ये जो कंडीशन है ना, ये हमारे पास सी कंडीशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की ट्रू होती है। और डेरिवेटिव लेने के बाद हमने देखा कि ये फंक्शन आता है, ये राइट साइड वाला फंक्शन है ना हमारे पास, ये स्टेप फंक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, इसके बाद एक नई एग्जांपल है जी, सी डी पार्ट इसका देखें, 7.3.2 का डी पार्ट। ए ऑफ एक्स लिया, सॉरी एच ऑफ एक्स लिया गया है 2 times square root of x and x belongs to 0 to b, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नेगेटिव है तो डिफाइन नहीं होता ना, इसलिए फंक्शन का ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कैपिटल एच ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का ए पार्ट तो प्रूफ हुआ ना। तो ये जो एच है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का ग्राफ है, ये 0 है, ये समझे कि ये बी है। ठीक हो गया। तो देखना ये कि फंक्शन इंटीग्रेबल, ये हमने ना अब कैपिटल एच को नहीं देखना, हमने तो देखना है इसका डेरिवेटिव क्या आता है। इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं वो क्या आता है जी, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है ना हमारे पास, ये 0 से लेके b के दरम्यान ना, 0 अगर निकाल भी दें, इसमें 0 निकालना पड़ेगा क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये स्मॉल एच है, कैपिटल डेरिवेटिव ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विच इज इक्वल, इसे स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एच जो है ना हमारे पास, ये बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड फंक्शन नहीं है, क्योंकि 0 के करीब करीब जो है ना ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। दिस फंक्शन इज अनबाउंडेड नियर 0, नियर 0, 0 शामिल नहीं भी है तो फिर भी। तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्लाइज किया एच डज नॉट बिलोंग्स टू रिमान इंटीग्रेबल क्लास, सॉरी 0 to b, 0 को शामिल कर दें। बाकी भी जब डिफाइन नहीं था वहाँ 0 लिख भी देते ना, फिर भी प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि डेरिवेटिव चलो डिफाइन नहीं ना 0 पे, तो मैं एच को कह देता हूँ कि जो है ना मेरे पास ये जो है वो 0 शामिल करने के साथ मैं 0 पे 0 ले लेता हूँ वैल्यू डेरिवेटिव के बाद। अगर मैं एच को ऐसा भी लिख दूँ, 1/स्क्वायर रूट ऑफ एच, एक्स बिलोंग्स टू 0 शामिल नहीं है और 0 जब एक्स 0 है, तो ये भी एच फंक्शन है ना, ये भी रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है ना, उसने ये कहा कि इट डज नॉट बिलोंग टू रिमान इंटीग्रेबल क्लास नो मैटर हाउ वी डिफाइन एच ऑफ 0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस पे वी कैन नॉट अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करने के लिए शर्त है, ये है कि पहले चेक करना है कि क्या तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। तो तीसरी कंडीशन में प्रॉब्लम आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। सिमिलरली इसी तरह की एक और एग्जांपल है, अब ई की एग्जांपल में दे रहा था कि ई में भी यही इशू है, के ऑफ एक्स है ना, ये ई पार्ट है इसका 7.3.2,
ई बार, जो कि के ऑफ एक्स से डिनोट किया गया एक्स स्क्वायर टाइम्स कॉज ऑफ 1/x²। ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ये तो कंटिन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ की पहली कंडीशन ट्रू होगी कि ये वाली जो राइट साइड है ना ये कंटिन्यूस है। इसकी में इसमें ना एक्स लेता है 0 से, दो हिस्सों में से डिवाइड किया हुआ है, ये 0 भी है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 और एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, के का डेरिवेटिव लेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चेक कीजिएगा कि क्या वाकई आता है 2x इंटू कॉस ऑफ 1/x² प्लस 2/x साइन 1/x², साइन 1/x। अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ना ये वाला फैक्टर कर रहा है, एक्स बिलोंग करता है 0 1 से, 0 1 पे ना ये फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है, ये फंक्शन तो बाउंडेड रहता है क्योंकि कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी कोई इशू नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है हर एक्स के लिए, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे। लेकिन के का जो डेरिवेटिव है ना ये बाउंडेड नहीं है, ये जो पूरा का पूरा बाउंडेड क्यों नहीं है, इस वजह से ये जो ये वाला फैक्टर है ना ये चीज़ फाइनाइट रहेगी, ये 0 1 के अंदर 0 1 पे डिफाइंड रहेगी, बाउंडेड रहेगी, ये वाली चीज़ भी बाउंडेड रहेगी। लेकिन ये वाली चीज़ है ना 2/x का ग्राफ आप बनाएं तो ये इस तरह से बनता है, जब एक्स अप्रोच करेगा 0 की तरफ ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये अनबाउंडेड हो गया। तो के का डेरिवेटिव जो है ना ये अनबाउंडेड है, इसलिए ना हम इस पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये ना हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम की ए बी और सी वाली जो कंडीशन है ना ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग है, अक्सर ना वायलेट करती है सी वाली कंडीशन। तो ये इशू है सी को देखना है कि जो फंक्शन, इस फंक्शन को हम डेरिवेटिव लेने का जो आंसर आ रहा है वो चेक करना है कि क्या वो रिमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो रिमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी आएगी तो आगे जाएंगे ना, रिमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी नहीं आती बच्चों को, तो इस पर फोकस करें। अच्छा, इसके बाद ये हमारा अगला जो है थ्योरम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म। अब हम इस पे फोकस करेंगे, इसके अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व हो रही है ना, जो डेफिनेशन, पहले तो वो समझें। सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखेंगे कैसे बनती है। इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल जो है ये बनता है किसी एक गिवन रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन से। कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद बेस पॉइंट। अच्छा, बेस पॉइंट का भी क्वेश्चन आया था, सर बेस पॉइंट क्या होता है। ये एक्चुअली ना 2 3 इंडेफिनिट इंटीग्रल बेस पॉइंट की बात यह है कि किसी लेट करते हैं पहले तो कि एक स्मॉल एफ फंक्शन है जो गिवन है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, हमने ले लिया एक फंक्शन, कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लें जो रिमान इंटीग्रेबल हो, हर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन से उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल बनाया जा सकता है किसी एक पॉइंट को फिक्स करके। कैसे, ये ए बी ये है ना, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि बेस पॉइंट हमेशा डोमेन का ना लेफ्ट पॉइंट हो, एंड पॉइंट हो, वो ये भी हो सकता है, वो ए बी के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसके लिए वो एग्जाम एक एक्सरसाइज का रेफरेंस देता है 6 का। एक्सरसाइज 6 पे जब आप जाते हैं ना, कहता है कि जो ये पॉइंट है ना बेस पॉइंट, वो आपके पास ए बी का कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, ए बी का कोई पॉइंट हो सकता है, वो हो सकता है बेस पॉइंट बी बन जाए। लेकिन वो अब डिफाइन कैसे होता है, जरा इसकी ना जरा सेंस को समझें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना डेफिनेशन है, और थोड़ी सी समझने वाली है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये है जी ए,
ये है बी। अब फॉर एग्जाम्पल हमने ना एक फंक्शन लिया स्मॉल एफ, ये एफ है स्मॉल। स्मॉल एफ इस पॉइंट, इसको ना फिक्स करना है एक पॉइंट को, इस जिस पॉइंट को फिक्स करके ना अगले पॉइंट की तरफ मूव करेंगे ना। अब ये देखिए कैपिटल एफ ऑफ जेड जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए टू जेड एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और जेड बिलोंग्स टू ए बी। जेड तो ए बी का कोई भी मान सकता है, हमने तो ए को फिक्स किया है ना, हमने ए को फिक्स कर दिया, ये बन गया बेस पॉइंट। बेस पॉइंट ये भी हो सकता है, बेस पॉइंट दरमियान में से भी हो सकता है। होगा क्या, करना क्या है हमने, ए टू जी है ना। अब जी फॉर एग्जांपल अगर ए है, कहता है कि ए से लेकर ना ए तक इंटीग्रेट करें और एक आंसर आ जाएगा। अब एफ कैपिटल एक फंक्शन बनाया गया है, कैपिटल एफ की भी डोमेन ए बी है और रेंज आर है। ये कैसे पता लगा, जेड कहाँ से है, जेड ए बी से है ना। इसका मतलब है कि ये फंक्शन बन गया कैपिटल एफ। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, एक्चुअली ये फंक्शन होता है और बनता किसकी हेल्प से है, गिवन फंक्शन जो कि रिमान इंटीग्रल उससे बनना है। अब वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर जी ये पॉइंट है, जी यहाँ से लेके ना यहाँ तक सारे ऐसे सारे मूव करेंगे। हम पहले ए लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसका एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ ए क्या आएगा आंसर, एफ ऑफ ए जीरो आएगा। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे देखते हैं जरा कि ए टू ए इंटीग्रल एफ क्या होता है, जीरो होता है। जब जेड की वैल्यू मैं ए सब्सिट्यूट करूँगा तो क्या आंसर आएगा, जीरो। क्यों आएगा, क्योंकि जब मैं ए से ए तक इंटीग्रेशन करूँगा तो आएगा। फिर जेड अगर यहाँ पे है, या अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो इसका हमने ना एरिया कैलकुलेट करना है अभी इतना। वो कहता है कि इसका एरिया, ये ना इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको बता क्या रहा है, कहता है कि स्मॉल एफ का एरिया कैलकुलेट करें ए टू जेड, और जो आंसर आएगा ना इस जेड के कॉरस्पॉन्डिंग वो रेंज का एलिमेंट होगा। अब जेड मूव करते जाए यहाँ से, जब जेड यहाँ पे आएगा फिर एरिया बढ़ जाएगा ऐसे, जब जेड यहाँ पे आएगा फिर ये ऐसे हो जाएगा, ये सारा शामिल हो जाएगा। जेड ऐसे मूव कर रहा है, हर जेड के लिए हमें ना एक रियल नंबर मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारे पास कैपिटल एफ है इंडेफिनिट इंटीग्रल ना, ये भी एक फंक्शन बन गया है जिसकी डोमेन ए बी है और रेंज आर है। स्मॉल जो बना किससे है, स्मॉल एफ से। तो ये डेफिनेशन इसलिए ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये एक्चुअली डिपेंडेंट है गिवन फंक्शन जो कि रिमान इंटीग्रेबल हो उसका। हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन इंटीग्रल होता है, किसी एक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग बनाया जाता है। तो यही कहता है कि इफ एफ इज रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन देन द फंक्शन डिफाइंड बाय कैपिटल एफ विच इज गिवन इन 3, पेज नंबर 218 पे हम हैं, उस पे ये डिस्कस कर रहे हैं। इस कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए विद बेस पॉइंट ए। ये लिखना ज़रूरी है कि बेस पॉइंट क्या माना हुआ है। अगर तो बी मान लेते तब भी डिफाइन हो जाता, फिर बी ऊपर आता। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना हमेशा इंटीग्रल की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना वो ऊपर तरतीब से लिखते हैं। अब ए क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट था ना, हमने नीचे लिखा है। जेड उसके अगले पॉइंट हैं सारे, ए से शुरू होते हैं। अगर तो हमने लेना था कोई और पॉइंट, फिर और तरह से ऐसी चीज़ें सेट करते हैं इसकी, तो वो भी हम डिफाइन करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बेस पॉइंट ए ही बने। ये थी इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन। आगे चलते हैं जी। अब अपना एक थ्योरम है जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से की प्रूफ पे यूज़ होता है। उसमें हमने ये देखा है कि कहता है कि कोई भी फंक्शन हो, ये बड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है 7.3.4। ये हमारे पास जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है ना एफ डिफाइंड बाय 3 इज ए, अगर एफ हमारे पास, अब ये कैपिटल एफ बना कैसे, अगर भी हमारे पास किया एक रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है जो कि डिफाइन है ए बी पे, हमने कैपिटल एफ बनाया जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल था विद द बेस पॉइंट एफ। तो ये जो मर्जी फंक्शन हो एफ, स्मॉल एफ जो है ना रिमान इंटीग्रेबल होना चाहिए बस। ये कंटिन्यूस स्मॉल एफ हो या ना हो, इंटीग्रेबल मोनोटोनिक हो, बाउंडेड क्लोज में होना चाहिए। ये डिसकंटिन्यूस भी हो, ये कंटिन्यूस भी हो, एफ स्मॉल। लेकिन कैपिटल एफ जो बनेगा ना उसकी मदद से, स्मॉल एफ की मदद से, वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये इसलिए बड़ा स्ट्रॉन्ग है रिजल्ट।
सिर्फ कंटिन्यूस नहीं है, वो कहता है कि जो कैपिटल अगर स्मॉल एफ जो है ना, हमें पता है कि ये हमारे पास फंक्शन है रिमान इंटीग्रेबल। जो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन तो बाउंडेड होता है, तो बाउंडेड फंक्शन है, तो इससे इंप्लाइज कर सकते हैं कि जो कैपिटल एफ है ना हमारे पास, वो ना सिर्फ कंटिन्यूस होगा बल्कि वो लिप्सिस कंटिन्यूस होगा। लिप्सिस कंडीशन भी सेटिस्फाई, लिप्सिस कंटिन्यूटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है। अगर हमारे पास कैपिटल एफ जो है ना स्मॉल एफ रिमान इंटीग्रेबल है, तो कैपिटल एफ जो है ना ये लिप्सिस होगा जी। ये लिप्सिस कंडीशन, लिप्सिस कंटिन्यूस होगा। तो अगर लिप्सिस है तो इम्प्लाइज करेगा वो कंटिन्यूस है। F is Lipschitz. If F is Riemann integrable, then this indefinite integral is Lipschitz continuous in, और ये अगर F Lipschitz है तो ये कंटिन्यूस हो गया। इसमें जो फैक्ट यूज हो रहा है ना, जो सबसे सिर्फ दो चीज़ें इसमें यूज हुई हैं 7.3 थ्योरम में। एक यूज हुई है कि F इज रिमान इंटीग्रेबल सो इट इज बाउंडेड बाय सम नंबर, उस नंबर को m से डिनोट किए, उसकी बाउंडेडनेस को यूज करते हुए और इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन को और एडिटिविटी थ्योरम को यूज करते हुए प्रूव किया गया है कि हमारे पास जो कैपिटल F है वो लिप्सिस कंटिन्यूस है। लिप्सिस कंटिन्यूटी इंप्लाइज करती है, लिप्सिस कंटिन्यूटी इंप्लाइज करती है कि वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। इसके बाद इसको यूज करते हुए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म यूज हुई है। उसमें वो कहता है कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या 7.3.5 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म, ये स्टेटमेंट है। लेट करें एक फंक्शन है f जो कि रिमान इंटीग्रेबल है, गिवन हो और कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस किस पे? सिर्फ एक पॉइंट पे, एंड कंटिन्यूस एट अ पॉइंट c belongs to a b क्लोज इंटरवल। मतलब c कोई एक पॉइंट है a b का, किसी एक पॉइंट वो कंटिन्यूस है, फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है। पूरी डोमेन पे कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, तो कहते हैं जिस पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होगा ना, तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा। देन कैपिटल F is differentiable at C and ना सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा, उस पे ना उसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्मॉल f ऑफ C के इक्वल आएगा। ये है रिलेशन। फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो कैपिटल F से शुरू होती है और वहां से हम F लेके वहां से ना गेस करते हैं। सेकंड फॉर्म में ना हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं कि फंक्शन जो रिमान इंटीग्रेबल है, तो ये हम उसका डेरिवेटिव उसका ना अगर वो कंटिन्यूस है तो हम किस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकेंगे। प्रूफ इसका बड़ा आसान सा है, वो किया हुआ आपने। इसके बाद ये अक्सर बच्चे इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि कंटिन्यूटी तो कही गई है, वो कहते हैं कि कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे है। हर पॉइंट पे भी हो सकता है, लेकिन ये वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजम्पशन हो जाएगी। वो कहता है कि फंक्शन एफ जो है ना वो रिमान इंटीग्रेबल है और किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूस है ना उसी पॉइंट में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना वो डिफरेंशिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास है दो पॉइंट्स है कि एफ कैपिटल को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है और साथ ये बताना है कि उसका डेरिवेटिव आएगा क्या उस पॉइंट में, वो आएगा स्मॉल एफ ऑफ सी जो कि गिवन है। इसके बाद एक थ्योरम है जो कि इसी थ्योरम की ना मॉडिफाइड फॉर्म है फंडामेंटल थ्योरम की, थ्योरम 7.3.6। ये स्ट्रॉन्ग असम्पशन है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तब जो और कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल पॉइंट्स इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी। पहले वाले केस में हमने कहा था कि इफ एफ इज रिमान इंटीग्रेबल एंड कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। अगर हम कहते हैं इफ एफ इज कंटिन्यूस
इफ एफ इज डिमांड, इफ एफ इज कंटिन्यूस ऑन, जब ये लिख दिया इसका मतलब है कि डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। जब हर पॉइंट पे है तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा कि कैपिटल एफ जो है ना ये भी हमारे पास डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इज डिफरेंशिएबल on AB and capital F of x is equal to f of x for all x belongs to AB। ये देखें, ये इस अब अगर इस बात से ना इस प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म को कैसे इम्प्लाई करके इस थ्योरम को प्रूफ किया सकता है। इसका प्रूफ देखें, शॉर्ट सा प्रूफ है। सिंस f is continuous implies that small f is डिमांड इंटीग्रेबल। हम जानते हैं कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिमांड इंटीग्रेबल होता है। डिमांड इंटीग्रेबल है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस भी है, तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेकंड फॉर्म दैट कैपिटल एफ एट डेरिवेटिव एग्जिस्ट डिफरेंशिएबल, ना सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा बल्कि वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। सिंपली सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ ये चीज़ बीच में इजाफा किया है कि कंटिन्यूटी मोलाइज करती है डिमांड इंटीग्रेबिलिटी, क्योंकि डिमांड इंटीग्रेबिलिटी बेसिक असम्पशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की सेकंड फॉर्म में। तो उसको यूज़ करते हुए ये आप लोग इसे कर सकते हैं। चलें, ये वीडियो ज़रा काफ़ी लेंथी होगी, यहीं पे इसे रोक देता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट जो है ना मैं इसकी एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगा और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आगे आएंगी। लेबैग इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। एग्जांपल इसकी एक आधी एग्जांपल चलो अगर मैं आपको करा दूँ ताकि इसी में ये वाला टॉपिक तो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट में फिर ना आपको लेबैग इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताना है। अच्छा, इसमें एक रिमार्क पहले देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिमार्क है। नोटेशन वाइज ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1 में भी हमारे पास एक कैपिटल एफ आया। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस फर्स्ट फॉर्म में एक कैपिटल एफ था, इसको एंटी डेरिवेटिव कहते थे। फिर सेकंड फॉर्म में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में सेकंड में हमने एंड डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन कराया, वो भी कैपिटल एफ से डिनोट। अब इस स्मॉल एफ का कैपिटल एफ, इस दोनों कैपिटल एफ का आपस में कोई रिलेशन है। ये रिलेशन बनता है, जनरली तो कोई नहीं है, लेकिन ये रिलेशन तब बनेगा, वो कहता है कि इफ f is continuous on AB, then capital F of Z, which is defined as A to Z F, this is and which is indefinite integral, ये जो है ना कैपिटल F जो है ना इज एन एंटी डेरिवेटिव, ये बन जाएगा ऑफ F। ये कब ये वाला रिमार्क कहाँ से बना? ये 7 पॉइंट, ये प्रूफ देता है 7.3.6 जो थ्योरम है ना, ये इसकी जो है ना रिमार्क है। क्योंकि हमने इसमें कहा था कि अगर एफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो डिफरेंशिएबल होगा, और ना सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्मॉल एफ आ जाएगा। अब स्मॉल एफ जो है ना ये अगर कंटिन्यूस हो जाए, कंटिन्यूटी के केस में कैपिटल एफ जो एंटी डेरिवेटिव है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, वही एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल एफ का। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे कोइंसाइड कर जाती हैं सिर्फ कंटिन्यूटी के केस में। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तब प्रॉब्लम है। We will now see that in general the indefinite integral need not be an antiderivative। ये बड़ी अहम पॉइंट है, इस रिमार्क को आपने याद रखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ ये अजम्पशन है, अगर ये अजम्पशन नहीं है ना एफ पे, तब ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं है। ये स्मॉल एफ, क्योंकि हमने स्मॉल एफ जो है ना इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, स्मॉल एफ कोई ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ आ जाए तो इसी को कहते हैं ना एंटी डेरिवेटिव। ये एंटी डेरिवेटिव भी है स्मॉल एफ कैपिटल एफ, और ये जो ना इंडेफिनिट इंटीग्रल भी है। कब? जब स्मॉल एफ कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर एग्जांपल मौजूद है नीचे, जैसे कि सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। इफ 7.3.7 इसकी एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1
-1 0, x is greater than 1 0, sorry, x is equal to 0 and x is less than 0, और x f हमने लिया है -1 to 1। तो हम जानते हैं कि f रीमान इंटीग्रेबल है क्योंकि स्टेप फंक्शन है, implies that f is रीमान इंटीग्रेबल। और अगर इसका मैं एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ, कैपिटल F ऑफ z इज इक्वल टू बेस पॉइंट मान के, बेस पॉइंट मैंने इसमें लिया है -1 टू z स्मॉल f को जब मैं इवेल्युएट करूँगा, आप ये चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसे, ये आएगा z -1। हमें पता लग रहा है कि f डेरिवेटिव है ना 0 पे, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम ये जानते हैं, ये डज नॉट एग्जिस्ट। अभी स्मॉल f है ना जो, ये कंटिन्यूस नहीं है। पिछले का जो रिमार्क है उसमें कंटिन्यूटी ली थी, तो वहां पे तो हमें साफ जाहिर था। सो कैपिटल F इज नॉट एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव के लिए कंडीशन है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये फंडामेंटल थ्योरम फर्स्ट फॉर्म से थोड़ी सी जो सेकंड बी पार्ट है ना उससे हट के है। उसमें तो कहता है कि एफ डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए एफ के, उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल भी दें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जो एंटी डेरिवेटिव है ना, एक्चुअली वो कहता है कि एफ डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ एक्स के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। डोमेन के हर पॉइंट पे ये वाली कंडीशन हो, अगर एक पॉइंट में से भी निकल गया ना तो वो एंटी डेरिवेटिव नहीं रहेगा। तो इसलिए ना यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया 0 जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो स्मॉल एफ के इक्वल कब कैसे आएगा? तो इस वजह से ना ये एफ जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव नहीं है। तो ऐसी एग्जांपल मिल गई ना कि स्मॉल एफ रीमान इंटीग्रेबल है, उसका इंडेफिनिट इंटीग्रल भी मिलता है और वो इक्वल नहीं है एंटी डेरिवेटिव के। सिमिलरली यू हैव थमे फंक्शन। थमे फंक्शन एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे, मुकम्मल कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे ये 7.3.7 का बी पार्ट सिर्फ मैंने थोड़ा सा नहीं एक्सप्लेन किया, इसको कर लें। फिर नेक्स्ट जो है ना हम लिबैग इंटीग्रेबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे, उससे रिलेटेड जो रिमार्क्स हैं और एग्जांपल्स हैं उस पर फोकस करेंगे। यहीं पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।